हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस जस्टाई इन एविडेंस लॉ। रेस जस्टाई इज़ अ लैटिन टर्म विच मीन्स थिंग्स डन। ये टर्म जो है ये लॉ ऑफ एविडेंस जो हमारा है कानून शहादत 1984 उसके अंदर ये टर्म डिफाइंड नहीं है। ये इंग्लिश लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जो कि रोमन से चलता हुआ इंग्लिश लॉ में आया और उसके बाद ये अब पाकिस्तानी लॉ का भी पार्ट बन गया है। ये टर्म डिफाइन नहीं है लेकिन इस टर्म को इन्फेर किया जा सकता है फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कानून शहादत 1984। ये रेस जस्टाई जो है इसे कहा जाता है इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। नाउ व्हाट इज जनरल रूल? जनरल रूल इज हेयर से रूल। अब आप एक मिनट के लिए रेस जस्टाई को भूल जाएं और ये समझें कि हेयर से रूल क्या कहता है। हेयर से रूल स्टेट्स दैट अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु विटनेस्ड एन इवेंट बट हिज स्टेटमेंट वाज नॉट गिवन इनटू द कोर्ट, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसने किसी इवेंट को देखा अपनी आंखों से लेकिन उसने अदालत में आके टेस्टिफाई नहीं किया, उसने किसी और को बताया और जिस बंदे को वो बात बताई गई वो आकर अदालत में बता रहा, तो इसे कहते हैं हेयर से स्टेटमेंट। और जनरल रूल क्या कहता है? आर्टिकल 71 जो है वो जनरल रूल है ओरल एविडेंस के वाले से। वो कहता है ओरल टेस्टिमनी शुड बी डायरेक्ट, या आपने खुद देखी हो या आपने खुद सुनी हो या फिर आपने उसको अपनी किसी भी सेंस से खुद परसीव किया हो। तो अब ये जो स्टेटमेंट है जो किसी और ने कही, आपने सुनी और आपने आकर अदालत में कही, तो लॉ ये कहता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल से हेयर से रूल को समझाने की कोशिश करूंगा, आप इस मिसाल को समझें। मिसाल ये है कि आप कार ड्राइव कर कर आप जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लोगों का रश है, वहां पर आप देखते हैं और आप वहां पर रुक जाते हैं। जब आप रुकते हैं तो आप देखते हैं कि एक बंदा है वो इंजर्ड है, तो आप पूछते हैं लोगों से क्या हुआ, तो कहते हैं इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसको कार ने हिट किया है और गलती कार वाले की है, इसकी नहीं थी। बहरहाल आप हमदर्दी के नाते आप उस बंदे को अपनी गाड़ी में लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन वो उस बंदे की डेथ हो जाती है या जो भी उसके साथ इवेंट हैपन होता है। बहरहाल वो एक पुलिस केस बनता है और वो जो जिसने उसको हिट किया था पुलिस उसको अरेस्ट कर कर कोर्ट में ले आती है। अब कोर्ट में आपको एज अ विटनेस बुलाया जाता है क्योंकि आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वहां पर वो क्या होगी? क्या आपने खुद उस इवेंट को देखा? क्या आपने उस टाइम पर खुद कुछ सुना? आपने तो अपने किसी सेंसेस से कुछ परसीव नहीं किया था। हाँ, आपने लोगों से ये एक स्टेटमेंट सुनी थी कि गलती गाड़ी वाले की थी, मोटरसाइकिल वाले की नहीं थी जो इंजर्ड हुआ है। आप ये स्टेटमेंट अदालत में देते हैं कि जनाब मैंने सुना था कि वहां पर लोग ये बातें कर रहे थे। तो कोर्ट क्या आपकी ये बात मानेगी कि आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये आपने खुद तो देखी नहीं है, आपने खुद तो सुनी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं हेयर से स्टेटमेंट। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जनरल रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। तो रेस जस्टाई इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इज हेयर से रूल, यानी कि आर्टिकल 19 जो है, जो रेस जस्टाई जहां से हम इन्फेर करते हैं, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 71 की। और आर्टिकल 71 क्या है? हेयर से रूल। अब ये जो रेस जस्टाई है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि हमारा जो कि आपने अदालत के अंदर रेस जस्टाई क्यों एडमिसिबल है, यानी कि रेस जस्टाई एक्सेप्शन तो है लेकिन ये क्यों एक्सेप्शन एडमिसिबल है? एडमिसिबिलिटी के पीछे जो जवाज है वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है कि आपने अदालत के अंदर जब भी एविडेंस देना है तो दो चीज़ों के ऊपर देना है। एक आपने देना है फैक्ट इन इशू के ऊपर और एक आप दे सकते हैं रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू हम कहते हैं जो मेन कंट्रोवर्सी ऑफ द केस होता है, जो डिस्प्यूट होता है, वो तमाम फैक्ट्स को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। रेलिवेंट फैक्ट होते हैं जो कोलैटरल फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट इन इशू और बाकी इवेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं, उन फैक्ट्स को हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। अब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो है ये इनकी मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि से फॉर एग्जांपल मेरा एक एग्रीमेंट होता है कार का कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा से फॉर एग्जांपल इन 3 मिलियन। तो अब उसके बाद कोर्ट में केस जाता है किसी भी वजह से, तो अब कोर्ट में जो ये क्वेश्चन होगा क्या हमारे दरमियान एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है? दिस इज फैक्ट इन इशू। क्या ये गाड़ी मेरी है? दिस इज फैक्ट इन इशू। क्या उसने मुझे पैसे दिए? दिस इज फैक्ट इन इशू। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है? क्या इस ट्रांजैक्शन के दौरान जो है कोई लोग मौजूद थे? क्या डिलीवरी के टाइम के ऊपर किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? क्या डिलीवरी हुई थी या नहीं हुई थी? ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो
अदालत के अंदर आपने जब भी एविडेंस देना है, या तो आपने फैक्ट इन इशू के ऊपर देना है या रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर देना है। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू कहां से डिराइव होंगे? सिविल केस के अंदर कोर्ट जो है इशू फ्रेम करती है, जो इशू फ्रेम किए जाते हैं वहां से आप ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इस केस के फैक्ट इन इशू हैं। और क्रिमिनल केस के अंदर जो चार्ज फ्रेम होता है, जो कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करती है, उसको हम कहते हैं कि ये फैक्ट इन इशू है। रेलिवेंट फैक्ट्स कहां से मिलेंगे आपको? रेलिवेंट फैक्ट्स भी एक्सप्लेन्ड हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स कहां पर एक्सप्लेन है? आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 29 तक। अगर हम वैसे देखें तो आर्टिकल 18 क्योंकि जनरल है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 29 तक रेलिवेंट फैक्ट्स बता दिए गए हैं कि ये फैक्ट्स जो हैं ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। अब मैं आता हूं प्योरली रेस जस्टाई के ऊपर। रेस जस्टाई, क्या हर स्टेटमेंट रेस जस्टाई होगी? मैंने आपको जो मिसाल दी थी उसके अंदर वो स्टेटमेंट जो आपने सुनी थी वो क्यों एडमिसिबल हो गई थी? मतलब अब देखा जाए तो जनरल रूल की एक्सेप्शन के पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें कुछ एक अहम लॉजिक ये है, ये कहा जाता है कि जो स्पॉन्टेनियस इवेंट्स होते हैं, जो इमीडिएट इवेंट्स होते हैं, वो बड़े, जो इमीडिएट जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि उनके अंदर फैब्रिकेशन का चांस बहुत कम होता है। लिहाजा इसकी कुछ कंडीशंस हैं इन इंग्लिश लॉ। हम सबसे पहले उन कंडीशंस को देखते चलें। वो कंडीशंस 5-6 तरह की हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जो रेस जस्टाई स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेनेटरी टू द फैक्ट इन इशू होनी चाहिए, यानी कि वो स्टेटमेंट मेन फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही हो। इसके बाद ये कहा जाता है कि ये कंटेम्पोरेनियस एंड स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ये उसी टाइम ली गई हो, ये इसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई गैप आ गया तो ये समझा जाएगा कि इसमें किसी किस्म की कोई फैब्रिकेशन आ गई है। लिहाजा स्टेटमेंट उसी टाइम की दी हुई बड़ी अहम होती है। मैं आपको यहां पर एक मिसाल देता हूं कि अगर से फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर एक घर में एक मर्डर होता है बीवी का, और मर्डर से पहले वो 15 पे कॉल करती है पुलिस को, और वो कहती है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसकी कॉल बंद हो जाती है। अब वो उसके बाद जब पता चलता है कि उस औरत को मार दिया गया है, तो अब वो जो स्टेटमेंट उसने दी वो अदालत में आकर नहीं दे सकती। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो सुनी किसने थी? पुलिस का जो कॉल रिसीवर था उसने वो स्टेटमेंट सुनी थी। उस पर्सन, वो जो कॉल रिसीवर था, उसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। उसी टाइम पर वो औरत ने जब वो कहा, वो लिंक हो गई इमीडिएट, कि उसके अंदर कोई फैब्रिकेशन की गुंजाइश नहीं है। अब अगर हम मजीद आगे चलें तो ये कहा जाता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कि वो जो मेन डिस्प्यूट है, मेन इवेंट है, वो उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके बाद ये कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट होना चाहिए। ये किसी किस्म की उस पर्सन की ओपिनियन ना हो कि मुझे लगता था कि गलती कार वाले की, ऐसा नहीं। आप ये कहेंगे कि गलती कार वाले की है, तो ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट इज नॉट अ रेस जस्टाई। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये उस बंदे की स्टेटमेंट हो जिसने या तो खुद उसमें पार्टिसिपेट किया हो, या फिर पार्टिसिपेट ना भी किया हो तो उसने उस इवेंट को खुद विटनेस किया हो, तो उस बंदे की स्टेटमेंट जो है रेस जस्टाई स्टेटमेंट कहलाती है। अब मैं आता हूं इसकी पाकिस्तान के कानून के हवाले से। पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 इस पर अप्लाई होता है, इसमें से हम इन्फेर करते हैं, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है हमारे लॉ के अंदर। इसमें आर्टिकल 19 अगर हम बेयर रीडिंग करें तो इसमें 4 हमें पॉइंट्स मिलते हैं। मैं चारों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। ये बात समझने की जरूरत है, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी कि जो मेन डिस्प्यूट है उसके साथ ये कनेक्टेड होंगे। अब आप ये बात समझें, वो जो मैंने आपको एक मर्डर की स्टोरी सुनाई कि औरत ने 15 पे जब कॉल की, पुलिस को कॉल की हेल्पलाइन पे, तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट इन इशू के साथ जुड़े। फैक्ट इन इशू क्या है? क्या औरत का मर्डर हुआ या नहीं हुआ, क्या इसको मर्डर किसने किया, ये फैक्ट्स इन इशू है। तो उसकी कॉल की जो स्टेटमेंट है, मुझे मार दिया जाएगा, ये कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ। सेकेंडली, ये कहते हैं वो स्टेटमेंट जो है, जो फैक्ट्स हैं, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन वर्ड इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है। ट्रांजैक्शन कहते हैं सिविल के अंदर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, आप उसको टॉर्ट कह सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर के अंदर आप उसको किसी भी किस्म का ऑफेंस कह सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन है। यानी कि वो जो स्टेटमेंट है
वो ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन का होना चाहिए, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर बात मर्डर की हो रही है तो स्टेटमेंट भी मर्डर से रिलेटेड होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट किसी चोरी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो किसी और ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि फैक्ट्स अकरिंग द सेम टाइम एंड प्लेस, कि वो जो स्टेटमेंट है वो उसी टाइम और प्लेस के ऊपर अकर हुई हो, यानी कि वो जो स्टेटमेंट दी थी, जिस पर्सन ने दी है वो स्टेटमेंट, वो वहीं पर उसी सिमिलर टाइम के अंदर और सिमिलर प्लेस के ऊपर दी गई थी। यहां पर एक फोर्थ पॉइंट आता है जो कि इंग्लिश लॉ के अंदर नहीं है, यानी कि जो रेस जस्टाई इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक फीचर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कंटेम्पोरेनियस, लेकिन पाकिस्तानी लॉ के अंदर, या अगर हम इसको जनरलाइज कर लें इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वहां पर भी ये जो स्पॉन्टेनिटी जो है ये इसका प्रिंसिपल, कंटेम्पोरेनियस का जो प्रिंसिपल है ये फॉलो नहीं होता। यानी कि पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया 4 इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, सेकंड है कि वो स्टेटमेंट जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होनी चाहिए, थर्ड है कि सेम टाइम और सेम प्लेस पे, फोर्थ है कि डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस, यानी कि ये स्टेटमेंट डिफरेंट टाइम में दी जा सकती है, डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकती है, तब भी वो रेस जस्टाई का पार्ट होगा। इसको आप मिसाल से समझने की कोशिश करें। एक मर्डर प्लान होता है पाकिस्तान में, उसकी तैयारी की जाती है अफगानिस्तान में और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ईरान के अंदर। अब आप समझें कि प्लेसेस डिफरेंट हो गई, टाइम डिफरेंट हो गया, कि जाहिर सी बात है जिस टाइम पर प्लानिंग हो रही है उस टाइम पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। तो अब अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो इससे रिलेटेड है कि प्रिपरेशन कैसे हुई है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया है, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेम आ रही है, सेम ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसका टाइम और प्लेस डिफरेंट है, यानी कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की है, एक अफगानिस्तान की है, लेकिन ट्रांजैक्शन सेम है, तो स्टेटमेंट जो है अगर डिफरेंट टाइम्स और प्लेसेस में भी होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे। अगर हम अपने इस्लामिक लॉ की बात करें, क्या ये इस्लामिक लॉ के अंदर एडमिसिबल है? यस, दिस स्टेटमेंट इज दिस रेस जस्टाई इज एडमिसिबल इन द इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के अंदर इसे हम कहते हैं अल करीना। अल करीना जो है इसको हम कहते हैं रिलेटेड फैक्ट्स, या इसको अगर हम अपने इस्लामिक लॉ में समझे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इसको कवर करता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो के सर्कमस्टांसेस से डिराइव होकर आ रही हो तो इस्लामिक लॉ उनको एक्सेप्ट करता है। तो हमने आज रेस जस्टाई के अंदर क्या बातें समझी कि रेस जस्टाई जो है ये एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है और ये इंग्लिश लॉ के अंदर डिफरेंट है और पाकिस्तानी लॉ के अंदर इसका स्कोप वाइडर है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।